27 जुलाई 1909 की वो रात। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य दफन हो गया जिसे 115 साल बाद आज भी कोई सुलझा नहीं पाया है। 211 लोग, एक विशाल जहाज और फिर पूरी तरह गायब। कोई चीख, कोई संदेश, कोई मलबा, कुछ भी नहीं, जैसे समुद्र ने उन्हें निगल लिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एक यात्री को पहले से ही पता था कि यह जहाज डूबने वाला है। उसने एक खूनी सपना देखा था, एक ऐसा सपना जो सच हो गया। दोस्तों, समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है SS वराता का गायब होना। इस कहानी में सब कुछ है, रहस्य, डर, अजीब सपने और एक ऐसा सच जो आज तक किसी को नहीं मिला। आज मैं आपको ले जा रहा हूं 100 साल पीछे, उस दौर में जब समुद्री यात्राएं रोमांच और खतरे से भरी होती थीं। साल 1908, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में बार्कले कर्ल कंपनी की शिपयार्ड में एक शानदार जहाज का निर्माण हो रहा था। इसका नाम रखा गया वराता। यह नाम एक ऑस्ट्रेलियाई फूल से लिया गया था। 150 मीटर लंबा, 9,339 टन वजनी यह जहाज अपने समय का एक चमत्कार था। ब्लू एंकर लाइन कंपनी ने इसे खास तौर पर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बीच यात्रियों और माल ढोने के लिए बनवाया था। इस जहाज में 8 शानदार कमरे थे, 100 फर्स्ट क्लास केबिन, एक भव्य संगीत कक्ष और इतनी जगह कि 700 यात्री आराम से सफर कर सकते थे। इसकी खासियत यह थी कि इसमें दोहरी दीवारें थीं, 2 इंजन थे और पानी बंद करने वाले खास डिब्बे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में टाइटैनिक में बनाए गए थे। दरअसल वराता को भी अडूबने वाला यानी अनसिंकेबल कहा जाता था। इसमें 921 लोगों के लिए लाइफ बोट्स थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 नवंबर 1908 को वराता ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। लंदन से चलकर यह ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड पहुंचा। 15 दिसंबर को एडिलेड में और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सिडनी में इसका भव्य स्वागत हुआ। सब कुछ सही सलामत रहा। 7 मार्च 1909 को यह वापस लंदन लौटा। पहली यात्रा कामयाब रही। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि रास्ते में यह कंगारू द्वीप पर थोड़ा टकराया था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब असली कहानी शुरू होती है। 27 अप्रैल 1909 को वराता ने अपनी दूसरी और आखिरी यात्रा शुरू की। लंदन से चलकर यह फिर से ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ा। 6 जून को एडिलेड पहुंचा, फिर मेलबर्न और सिडनी गया। 2 जुलाई को जब यह एडिलेड में वापस आया तो इसमें करीब 6,665 टन माल लादा गया। इस माल में 300 टन सीसा, 1000 टन शीशे का अयस्क, जमे हुए मांस के डिब्बे, मक्खन के बॉक्स और अनाज था। साथ में सवार हुए 82 यात्री। अब इस जहाज की कमान संभाली 69 साल के अनुभवी कप्तान जोशुआ एडवर्ड इलबेरी ने। इलबेरी ब्लू एंकर लाइन के सबसे अनुभवी अधिकारी थे। उन्होंने 30 साल समुद्र में बिताए थे और कई मुश्किल स्थितियों को संभाला था। लेकिन शायद वो भी नहीं जानते थे कि उनकी ये आखिरी यात्रा होने वाली है। 26 जुलाई 1909 की शाम करीब 8 बजे वराता डरबन बंदरगाह से रवाना हुआ। उस समय जहाज पर कुल 211 लोग सवार थे, 119 यात्री और 92 चालक दल के सदस्य। मौसम अच्छा नहीं था, तूफानी हवाएं चल रही थीं और समुद्र की लहरें ऊंची थीं। लेकिन यह कोई असामान्य बात नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका के इस इलाके में अक्सर तूफान आते रहते थे। लेकिन दोस्तों, डरबन में एक घटना हुई जिसने इस पूरी कहानी को और रहस्यमय बना दिया। एक यात्री ने जहाज छोड़ने का फैसला किया। उसका नाम था क्लाउड जी सॉयर। सॉयर एक इंजीनियर थे और उन्होंने कई बार समुद्री सफर किया था। वो सिडनी से केप टाउन होते हुए लंदन जा रहे थे, लेकिन डरबन पहुंचते ही उन्होंने अपना सामान उठाया और जहाज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, और यह डर बेवजह नहीं था। सॉयर ने बाद में बताया कि ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका आने के दौरान उन्हें बार बार एक डरावना सपना आता रहा। हर रात वही सपना। वो जहाज की रेलिंग के पास खड़े हैं और समुद्र को देख रहे हैं। अचानक समुद्र फट जाता है और उसमें से एक घुड़सवार निकलता है। ये कोई आम घुड़सवार नहीं था, ये एक मध्यकालीन योद्धा था जिसके हाथ में तलवार थी और कवच खून से सना हुआ था। उस योद्धा ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और चिल्लाया, वाराता, वाराता।
और फिर गायब हो गया। पहली बार जब सॉयर को यह सपना आया तो उन्होंने सोचा शायद यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन जब यह सपना रोज आने लगा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दूसरे यात्रियों को भी बताया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने हंसकर टाल दिया। लोगों ने सोचा शायद सॉयर पागल है या उन्हें समुद्री बीमारी है, लेकिन सॉयर के डर का एक और कारण था। उन्होंने देखा कि जहाज बहुत ज्यादा हिल रहा था। एक दिन जब वो अपने कैबिन में नहा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाथटब में पानी 45 डिग्री के कोण पर झुक गया। इसका मतलब था कि जहाज काफी ज्यादा एक तरफ झुक रहा था। किसी सामान्य जहाज के लिए यह ठीक है, लेकिन वाराता जैसे बड़े जहाज के लिए यह चिंता की बात थी। इसका मतलब था कि जहाज का संतुलन सही नहीं था। सॉयर ने कप्तान इल्बेरी से भी बात की। उन्होंने कहा कि जहाज टॉप हैवी यानी ऊपर से भारी लग रहा है और उसका संतुलन खराब है। लेकिन इल्बेरी एक अनुभवी कप्तान थे। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने सॉयर की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सॉयर का मन नहीं माना। 26 जुलाई को जब जहाज डरबन पहुंचा तो उन्होंने तुरंत अपना सामान उठाया और जहाज छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को तार भेजा जिसमें लिखा था, डरबन उतर गया, वाराता ऊपर से भारी लग रहा है। सॉयर के अलावा एक और यात्री भी डरबन में उतरा। उसका नाम था फ्रेड सॉन्डर्स। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में सॉन्डर्स ने एक पत्र में लिखा कि सॉयर ने जहाज पर रहते हुए किसी को अपने सपनों के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने अपने सपनों का जिक्र तभी किया जब उन्हें पता चला कि जहाज लापता हो गया है। तो क्या सॉयर ने सच में सपना देखा था या उन्होंने बाद में यह कहानी गढ़ी थी? यह भी एक रहस्य ही है। खैर, जहाज पर बाकी यात्री और चालक दल रुके रहे। उनमें से कई लोग अपने परिवार के साथ थे। एग्नेस ग्रांट हे नाम की एक महिला थी जो अपनी बेटी हेलेन के साथ सफर कर रही थी। एग्नेस एक लेखिका थी और वो एक नया उपन्यास लिख रही थी। 25 साल का लांस बर्गस भी जहाज पर था, जो रॉयल नेवी में काम कर चुका था। ये सभी लोग अपने परिवारों के पास लौट रहे थे, अपने सपनों को पूरा करने जा रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 26 जुलाई की शाम 8:15 पर वाराता डरबन बंदरगाह से रवाना हुआ। उस समय मौसम बिगड़ रहा था। आसमान में काले बादल छा रहे थे और हवाएं तेज होती जा रही थीं। लेकिन कप्तान इल्बेरी को इससे कोई डर नहीं था। उन्होंने अपने 30 साल के अनुभव में ऐसे कई तूफान देखे थे। रात भर जहाज दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। सुबह करीब 4 बजे क्लैन मैकिंटायर नामक एक जहाज ने वाराता को अपने पीछे देखा। क्लैन मैकिंटायर एक छोटा मालवाहक जहाज था जो डरबन से केप टाउन की ओर जा रहा था। चूंकि वाराता तेज चलने वाला जहाज था, इसलिए सुबह 6 बजे तक उसने क्लैन मैकिंटायर को पकड़ लिया। जब दोनों जहाज एक साथ चल रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे को संकेत दीप से संदेश भेजे। यह उस समय का रिवाज था। दोनों जहाजों ने अपने नाम और गंतव्य की जानकारी साझा की। क्लैन मैकिंटायर के कप्तान ने बाद में कहा कि वाराता बिल्कुल सामान्य लग रहा था, उसमें कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। सुबह करीब 9:30 बजे वाराता ने क्लैन मैकिंटायर को पीछे छोड़ दिया और क्षितिज के पार गायब हो गया। यह बाशी नदी के मुहाने के पास था। यही वाराता को आखिरी बार पुष्टि के साथ देखा गया। इसके बाद जो हुआ वो एक रहस्य बन गया। उसी दिन दोपहर के बाद मौसम तेजी से बिगड़ने लगा। हवाएं और तेज हो गईं। समुद्र में भयानक लहरें उठने लगीं। अगले दिन 28 जुलाई तक एक पूर्ण तूफान आ गया। क्लैन मैकिंटायर के कप्तान ने बाद में कहा कि उन्होंने अपने 13 साल के समुद्री अनुभव में ऐसा भयानक तूफान कभी नहीं देखा था। हवाएं इतनी तेज थीं कि लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो रही थीं। लेकिन क्लैन मैकिंटायर बच गया। वो थोड़ा क्षतिग्रस्त होकर केप टाउन पहुंच गया। लेकिन वाराता का कोई पता नहीं चला। हालांकि कुछ और जहाजों ने भी दावा किया कि उन्होंने उस शाम कुछ देखा था। हार्लो नाम का एक जहाज उत्तर पूर्व की ओर डरबन जा रहा था। शाम करीब 5:30 बजे हार्लो के कप्तान ने दूर एक जहाज देखा। उस जहाज से बहुत अधिक धुआं निकल रहा था। फिर अचानक 2 तेज चमक दिखाई दी। कप्तान को लगा कि शायद कोई विस्फोट हुआ है, लेकिन जहाज के मुख्य अधिकारी ने कहा
कि ये शायद किनारे पर जंगल की आग की चमक थी। उस समय कप्तान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इस घटना को लॉग में भी दर्ज नहीं किया। केवल बाद में जब उन्हें पता चला कि वाराता लापता है, तब उन्हें लगा कि शायद वो जहाज वाराता ही था और उसमें विस्फोट हुआ था। उसी शाम करीब 9 बजे ग्वेल्फ नाम का एक और जहाज केप टाउन से डरबन की ओर जा रहा था। बुरे मौसम के बीच उन्होंने एक जहाज को संकेत द्वीप से संदेश भेजते देखा, लेकिन मौसम इतना खराब था कि वे केवल जहाज के नाम के आखिरी 3 अक्षर देख पाए, TAH। क्या ये वाराता था? शायद, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकी। सबसे दिलचस्प गवाही एडवर्ड जो कॉन्कर नाम के एक सैनिक की थी। कॉन्कर जोरा नदी के मुहाने पर तैनात थे। 28 जुलाई को उन्होंने दूरबीन से समुद्र को देखा। उन्होंने एक जहाज देखा जो वाराता जैसा दिखता था। वो जहाज बहुत ऊंची लहरों से जूझ रहा था। उन्होंने देखा कि जहाज दाहिनी ओर बहुत ज्यादा झुक गया और इससे पहले कि वो सीधा हो पाता, एक विशाल लहर ने जहाज को ढक लिया। फिर वो गायब हो गया। कॉन्कर को लगा कि जहाज डूब गया। उन्होंने ये बात अपने अधिकारियों को बताई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दिलचस्प बात यह है कि कॉन्कर ने यह कहानी सार्वजनिक रूप से 1929 में बताई, यानी 20 साल बाद। तो क्या उन्होंने सच में देखा था या बाद में कहानी बनाई? यह भी एक सवाल है। 29 जुलाई को वाराता को केप टाउन पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचा। शुरुआत में किसी को ज्यादा चिंता नहीं हुई। उस समय जहाजों का देर से पहुंचना आम बात थी। कभी कभी तो जहाज हफ्तों देर से आते थे। लोगों ने सोचा शायद वाराता में कोई तकनीकी खराबी आ गई है और वो धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन जब डरबन से निकलने वाले दूसरे जहाज केप टाउन पहुंचने लगे और उन्होंने कहा कि रास्ते में वाराता नहीं दिखा, तब लोगों को चिंता होने लगी। 1 अगस्त को पहली खोज शुरू की गई। TE फुलर नाम की एक नाव भेजी गई, लेकिन मौसम इतना खराब था कि उसे वापस लौटना पड़ा। फिर रॉयल नेवी ने युद्धपोत भेजे। HMS पैंडोरा, HMS फोर्टे और HMS हर्मीज, ये सभी जहाज खोज में शामिल हुए। लेकिन समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थीं कि HMS हर्मीज का पतवार ही क्षतिग्रस्त हो गया और उसे मरम्मत के लिए वापस जाना पड़ा। 10 अगस्त को एक तार आया कि वाराता मिल गया है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में खुशी की लहर दौड़ गई। एडिलेड शहर में घंटियां बजने लगीं। लोग खुशी से झूम उठे। संसद की बैठक रोक दी गई ताकि ये खुशखबरी सुनाई जा सके। लेकिन ये झूठी खबर थी। जो जहाज देखा गया था वो वाराता नहीं था। किसी और जहाज को गलती से वाराता समझ लिया गया था। लोगों की खुशी दुख में बदल गई। खोज जारी रही। वाराता का बहन जहाज गीलांग भी खोज में शामिल हुआ। जर्मनी का गोसलार जहाज 1262 मील की दूरी तक वाराता को खोजता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 13 अगस्त को इंसिज्वा नाम के जहाज ने बताया कि उन्होंने बाशी नदी के मुहाने पर कई शव तैरते देखे। ये वही जगह थी जहां वाराता को आखिरी बार देखा गया था। टॉटनहैम जहाज के कप्तान ने भी 2 हफ्ते बाद पानी में शव देखे। एक युवा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक छोटी लड़की का शव देखा जो लाल कपड़े पहने हुए थी। क्या ये वाराता के यात्रियों में से एक थी? शायद, लेकिन किसी शव को बरामद नहीं किया गया। सितंबर 1909 में ब्लू एंकर लाइन ने सेबाइन नाम का एक विशेष जहाज भेजा। इसमें शक्तिशाली सर्च लाइट्स लगाई गई थीं। ये जहाज लगभग 88 दिनों तक 14,000 समुद्री मील की दूरी तय करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई मलबा नहीं, कोई लाइफ बोट नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाली समुद्र। इस बीच वाराता पर सवार लोगों के परिवार वाले तड़प रहे थे। एग्नेस हे के परिवार को पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। लांस बर्गिस का परिवार उम्मीद लगाए बैठा था। सब प्रार्थना कर रहे थे कि शायद जहाज कहीं टूट गया हो और धीरे धीरे आ रहा हो। 15 दिसंबर 1909 को लॉयड्स ऑफ लंदन ने आधिकारिक तौर पर वाराता को लापता घोषित कर दिया। वाराता के परिवार वालों ने हार नहीं मानी। 1910 में उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और वेकफील्ड नाम का एक जहाज भेजा। यह जहाज 3 महीने तक 15,000 मील तक खोज करता रहा, लेकिन फिर से कुछ नहीं मिला। अब सवाल उठने लगे, आखिर हुआ क्या? इतना बड़ा जहाज ऐसे कैसे गायब हो सकता है? कोई संदेश नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई शव नहीं,
बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी में रोमांच महसूस कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी तो कहानी का असली रहस्यमय हिस्सा बाकी है। दिसंबर 1910 में लंदन में एक आधिकारिक जांच शुरू हुई। इस जांच का मकसद था यह पता लगाना कि आखिर वाराता के साथ क्या हुआ। क्लाउड सॉयर को भी गवाही देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपने खूनी सपनों की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जहाज संतुलित नहीं था और ऊपर से भारी था। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह थी कि गवाहियां बिल्कुल विरोधाभासी थीं। कुछ यात्रियों ने कहा कि जहाज बहुत स्थिर था और उन्हें कोई समस्या नहीं लगी। दूसरों ने कहा कि जहाज बहुत ज्यादा हिलता था और झुकने के बाद सीधा होने में देर लगाता था। एक नाविक निकोलस ने गवाही दी कि उन्होंने सिडनी में जहाज छोड़ दिया था, क्योंकि मुख्य अधिकारी को जहाज की अस्थिरता का डर था। उन्होंने कहा था कि यह जहाज किसी के लिए ताबूत साबित होगा। लेकिन जांच आयोग के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। वाराता का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। कोई मलबा नहीं, कोई शव नहीं, कुछ भी नहीं। तो आयोग ने अलग अलग सिद्धांतों की जांच की। पहला सिद्धांत था विस्फोट। क्या जहाज में आग लग गई और विस्फोट हो गया? आखिरकार पहली यात्रा में भी जहाज में आग लगी थी। लेकिन यह सिद्धांत कमजोर था, क्योंकि अगर विस्फोट होता तो कुछ न कुछ मलबा तो समुद्र में तैरता रहता। दूसरा सिद्धांत था टकराव। क्या जहाज किसी चट्टान या किसी और जहाज से टकराया? लेकिन यह भी असंभव लगता था, क्योंकि वो रास्ता अच्छी तरह से जाना पहचाना था और वहां कोई चट्टान नहीं थी। तीसरा और सबसे मजबूत सिद्धांत था अस्थिरता। कई विशेषज्ञों ने कहा कि जहाज ऊपर से भारी था और उसका गुरुत्व केंद्र बहुत ऊंचा था। इसका मतलब था कि अगर जहाज एक तरफ झुक जाए तो उसे सीधा होने में दिक्कत होगी। अगर भयानक तूफान में कोई विशाल लहर जहाज को पलट दे तो वो वापस सीधा नहीं हो पाएगा और डूब जाएगा। जांच आयोग ने पाया कि जहाज के डिजाइन में कुछ कमियां थीं। जहाज का ऊपरी हिस्सा बहुत भारी था। जब 6,665 टन माल लादा गया तो जहाज का संतुलन और बिगड़ गया। कोयले के डिब्बे खाली हो रहे थे जो जहाज के नीचे थे, जिससे जहाज और भी हल्का होता जा रहा था नीचे से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर जहाज डूबा तो कुछ लोग बच क्यों नहीं सके? जहाज में 921 लोगों के लिए लाइफ बोट थे। अगर जहाज धीरे धीरे डूब रहा होता तो लोग लाइफ बोट में बैठ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका केवल एक ही जवाब हो सकता था, जहाज बहुत तेजी से डूबा, इतनी तेजी से कि किसी को भागने का मौका नहीं मिला। शायद कुछ ही मिनटों में या शायद सेकंडों में। अंततः 16 जुलाई 1910 को जांच आयोग ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जहाज ऊपर से भारी था और तूफान में पलट गया। उन्होंने यह भी कहा कि जहाज के डिजाइनरों ने कुछ गलतियां की थीं, लेकिन ठोस सबूत की कमी के कारण यह एक सिद्धांत ही रहा। तो सवाल यह है, आखिर हुआ क्या उस भयानक रात को? विशेषज्ञों ने कई सिद्धांत दिए हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है विशाल लहर या रोग वेव। ये ऐसी लहरें होती हैं जो अचानक समुद्र में उठती हैं और आसपास की लहरों से दोगुनी या 3 गुनी ऊंची होती हैं। ये लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि बड़े से बड़े जहाज को भी पल भर में डुबो सकती हैं। विज्ञान ने साबित किया है कि विशाल लहरें असली हैं। सदियों तक नाविकों ने इन लहरों की कहानियां सुनाई थीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें मिथक माना। लेकिन 1995 में नॉर्वे के ड्रॉपनर तेल मंच पर 26 मीटर ऊंची एक लहर को रिकॉर्ड किया गया। यह पहली बार था जब विशाल लहर को वैज्ञानिक तरीके से मापा गया। इसके बाद से उपग्रहों और सेंसर ने साबित कर दिया है कि विशाल लहरें काफी आम हैं। 2004 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 3 सप्ताह में 10 से ज्यादा विशाल लहरों को रिकॉर्ड किया जो 25 मीटर से ऊंची थीं। 2020 में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर एक लहर 17.6 मीटर ऊंची थी। यह अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे ऊंची विशाल लहर थी, उसके आकार के अनुपात में। ये लहरें कैसे बनती हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि जब अलग अलग दिशाओं से आने वाली लहरें एक साथ मिलती हैं तो उनकी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है।
ये ऐसे होता है जैसे कई छोटी छोटी नदियां मिलकर एक विशाल नदी बना दें। ये घटना खासकर उन जगहों पर ज्यादा होती है जहां समुद्री धाराएं तेज होती हैं, और यहीं पर वाराता का रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि वाराता जिस इलाके में गायब हुआ वहां अगुल्हास धारा बहती है। यह दुनिया की सबसे तेज और सबसे खतरनाक समुद्री धाराओं में से एक है। जब दक्षिणी महासागर की लहरें इस धारा से टकराती हैं तो विशाल लहरें बनती हैं। 2013 में शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने उस रात की स्थितियों को फिर से बनाया। उन्होंने पाया कि 27 से 28 जुलाई 1909 की रात विशाल लहरें बनने की सभी परिस्थितियां मौजूद थीं। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और अगुल्हास धारा, सब कुछ मिलकर एक आदर्श तूफान बना रहे थे। क्या यही वजह थी? क्या वाराता को एक या एक से ज्यादा विशाल लहरों ने डुबो दिया? अगर जहाज पहले से ही असंतुलित था और फिर उस पर 20 से 30 मीटर ऊंची लहर आ गई हो तो जहाज तुरंत पलट गया होगा। पलटने के बाद पानी तेजी से अंदर भर गया होगा और कुछ ही मिनटों में जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया होगा। यह भी समझाता है कि कोई मलबा क्यों नहीं मिला। अगर जहाज बहुत तेजी से डूबा तो सब कुछ उसके साथ नीचे चला गया होगा, लाइफ बोट भी, लोग भी, सब कुछ। लेकिन कुछ विशेषज्ञ अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि शायद जहाज में संरचनात्मक खराबी थी। याद रखिए, पहली यात्रा में जहाज में आग लग गई थी। क्या इस आग ने जहाज के ढांचे को कमजोर कर दिया था? क्या तूफान की लहरों ने जहाज को तोड़ दिया होगा? फिर एक और सिद्धांत है, दोहरी आपदा। शायद जहाज पहले किसी चीज से टकराया, शायद एक लकड़ी का लट्ठा या किसी डूबी हुई वस्तु से, और फिर तूफान ने उसे डुबो दिया। ये दोनों घटनाएं साथ मिलकर इतनी तेज रही होंगी कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। और फिर वो सपने हैं, क्लाउड सॉयर के खूनी घुड़सवार वाले सपने। क्या ये महज संयोग था या कुछ और? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कभी कभी हमारा अवचेतन मन खतरे को भांप लेता है जिसे हमारा सचेत मन नहीं समझ पाता। शायद सॉयर ने जहाज की अस्थिरता को महसूस किया और उसका दिमाग इसे सपनों के रूप में दिखा रहा था। या शायद ये महज एक कहानी थी जो सॉयर ने बाद में गढ़ी। आखिरकार उन्होंने इसका जिक्र तभी किया जब जहाज गायब हो गया। क्या वो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए ये कहानी बना रहे थे? सच तो यह है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। 115 साल बीत चुके हैं। वाराता को खोजने के लिए दर्जनों अभियान चलाए गए हैं। 1980 और 1990 के दशक में एमलिन ब्राउन नाम के एक दक्षिण अफ्रीकी खोजकर्ता ने अपना जीवन इस जहाज को खोजने में लगा दिया। उन्होंने प्रसिद्ध लेखक क्लाइव कस्लर के साथ मिलकर काम किया, जो अपने साहसिक उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। 1999 में ब्राउन की टीम ने सोनार स्कैन से एक मलबा खोजा जो वाराता जैसा लग रहा था। पूरी दुनिया में खबर फैल गई, अखबारों में सुर्खियां छपीं, वाराता मिल गया। लेकिन 2001 में जब गोताखोरों ने उस मलबे तक पहुंचकर जांच की तो पता चला कि ये नेल्सी मीडो नाम का एक मालवाहक जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन पनडुब्बी द्वारा डुबोया गया था। ब्राउन ने हार नहीं मानी। उन्होंने 2003 और 2004 में और अभियान चलाए। उन्होंने नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया, शक्तिशाली सोनार, पनडुब्बियां, सब कुछ। लेकिन हर बार कुछ नहीं मिला। 2004 में 22 साल की खोज के बाद एमलिन ब्राउन ने हार मान ली। उन्होंने कहा, मैंने सभी विकल्प आजमा लिए हैं, अब मुझे नहीं पता कि कहां देखूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2013 में नई तकनीक और नए सुराग के साथ कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें पता है कि वाराता कहां हो सकता है। उन्होंने कहा कि जहाज शायद बहुत गहरे पानी में है, शायद 2000 से 3000 मीटर नीचे। इतनी गहराई में खोज करना बेहद मुश्किल और महंगा है। आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं 211 आत्माओं के साथ वाराता पड़ा हुआ है। शायद वो सीधा खड़ा है समुद्र की तलहटी पर, शायद वो टूट गया है, शायद वो रेत और मूंगों से ढक गया है। हम नहीं जानते। ये रहस्य इतना गहरा है कि इसे दक्षिण का टाइटैनिक कहा जाता है। लेकिन कुछ मायनों में वाराता का रहस्य टाइटैनिक से भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि टाइटैनिक को तो कम से कम मिल गया था। हम जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वाराता पूरी तरह गायब हो गया।
बिना किसी निशान के। समुद्री इतिहास में ऐसे कई रहस्य हैं। मेरी सेलेस्ट, वो जहाज जो खाली मिला था, MS म्यूनिक जो 1978 में गायब हो गया। लेकिन वाराता का रहस्य सबसे ज्यादा मार्मिक है क्योंकि इसमें इतने सारे संकेत थे। सॉयर के सपने, जहाज की अस्थिरता, आखिरी गवाहियां, फिर भी हम सच नहीं जान पाए। शायद एक दिन आधुनिक तकनीक से हम वाराता को खोज लेंगे। शायद कोई गहरे समुद्र का रोबोट उसे ढूंढ लेगा। शायद कोई उपग्रह उसकी धातु को समुद्र की तलहटी में पहचान लेगा। और उस दिन हम आखिरकार जान पाएंगे कि 27 जुलाई 1909 की उस भयानक रात को क्या हुआ था। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, वाराता एक रहस्य ही रहेगा, एक अनसुलझी पहेली, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि समुद्र कितना विशाल और रहस्यमय है और कि इंसान की सारी तकनीक के बावजूद प्रकृति अभी भी हमसे ज्यादा ताकतवर है। 211 लोग, 211 कहानियां, 211 परिवार जो अपने प्रियजनों का इंतजार करते रहे। एग्नेस हे और उनकी बेटी हेलन जो शायद अपना उपन्यास पूरा नहीं कर पाई। लांस बर्गिस जो अपने घर नहीं लौट सका। और 209 अन्य लोग जिनके नाम इतिहास में दर्ज है लेकिन जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं। वे सभी वाराता के साथ समुद्र में समा गए और समुद्र ने अपना रहस्य आज तक नहीं खोला है। तो दोस्तों, ये थी वाराता की कहानी, समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी और रोमांचक कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। क्या आपको लगता है कि वाराता कभी मिलेगा? क्या विशाल लहर ने उसे डुबोया या कुछ और हुआ था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और याद रखें, समुद्र अभी भी बहुत सारे रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए है। कौन जानता है, शायद कल ही वाराता मिल जाए, शायद कल ही ये रहस्य सुलझ जाए। तब तक ये कहानी हमें ये सिखाती रहेगी कि प्रकृति की शक्ति के आगे हम कितने छोटे हैं। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।